हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तम मार्ग। क्लास 8 का चैप्टर 3 शुरू कर रहा हूँ, रूलिंग द कंट्री साइड। ध्यान रखना, यूपीएससी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा पढ़ना। और आप अगर पेरेंट हैं या टीचर हैं या खुद अभी बच्चे हैं तो इस चैप्टर से पढ़ के सारी की सारी जनरल नॉलेज और इन डेप्थ नॉलेज ले लो भैया। ठीक है, रूलिंग द कंट्री साइड पढ़ रहे हैं हम। जो की बातें कर रहे हैं, कैसे लूटा इन्होंने हमें, शुरू कैसे किया लूटना। एक इससे बात कहूँ पहले, एक थॉट दूंगा मैं अपनी कि मेरे को ना अंग्रेज़ कभी पसंद ही नहीं आए। वैसे तो सबको ही पसंद, किसी को भी पसंद नहीं आते, पर फिर भी हमें अंग्रेज ही बनना है। अभी सोचना है इस बात पे। कंपनी बिकम्स द दीवान। ठीक है, कंपनी बनती है दीवान। मेरे को जल्दी से सोच के बताओ, ये दीवान होता कौन है। पुरानी फिल्मों में भी दीवान होते थे। दीवान होते कौन है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, जो किसी भी राज्य का फाइनेंस देखते हैं। ठीक है, फाइनेंस देखते हैं कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है और कहाँ पे कितना पैसा हमें देना है आगे राज्य को चलाना है। इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म आएगी रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? रॉबर्ट क्लाइव वो इंसान था जो जीता था 1764 की लड़ाई में। कौन सी लड़ाई थी? बैटल ऑफ बक्सर। या आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था। ठीक है, 1764 में बक्सर की लड़ाई और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। बैटल जीते थे ये। ठीक है, तो प्लासी जीतने के बाद होता क्या है, 1764 में दोबारा से लड़ाई होती है। किस किस की? मीर कासिम की लड़ाई होती है। और मीर कासिम और मुग़ल भी थे इसमें शामिल, आलमगीर टू। और अवध के नवाब भी इसमें शामिल थे और अंग्रेज़ों ने इन तीनों को बहुत बुरी तरह हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 को मुग़ल एम्परर अपॉइंट करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ दीवान ऑफ बंगाल। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, अगर आप नहीं पूछोगे तो सवाल मैं तो पूछूंगा। क्या कि मुग़ल जब हार गए थे तो इन्होंने अपॉइंट कैसे किया? अपॉइंट तो ऐसे होता है ना कि हम अपने नीचे किसी को अपॉइंट कर रहे हैं। तो मुग़लों को ना अंग्रेज़ों ने, अब मुग़ल अंग्रेज़ों से हार कर भी गद्दी पे बने हुए थे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ये सोचा, अगर हम मुग़ल एम्परर को हटा देंगे तो लोगों की नज़रों में हम बहुत ज़्यादा बुरे हो जाएंगे और कभी ना कभी लोग शस्त्र उठाएंगे और इतनी बड़ी भीड़ को, इतने बड़े क्राउड को, इतने बड़ी पॉपुलेशन को हम टैकल नहीं कर पाएंगे और हम हार जाएंगे और हमें भागना पड़ेगा। तो इन्होंने एक चाल चली कि मुग़लों को ना लोगों की नज़रों में एज अ रूलर बनाए रखा, पर पीछे पीछे वो लूटते रहे। ठीक है, और ये भी था कि इनको, मुग़लों को या फिर राजाओं को थोड़ा बहुत पैसा देंगे तो ये भी खुश रहेंगे और हमारा साथ देंगे लूटने में। एक राजा को तो बस ये चाहिए कि उसकी नवाबी में कोई कमी ना आए। कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने दीवान बना दिया था बंगाल का। और बंगाल में भैया बहुत पैसा था, बहुत पैसा। आज का आप मान लो जर्मनी जितना पैसा था बंगाल में, बहुत पैसा था। पूरे इंडिया का जो सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, आधा पैसा तो बंगाल में ही था। एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव टेंट। जो सबसे मेन जो चीज़ हुई वो रॉबर्ट क्लाइव के अंडर ही हुई, क्योंकि 1764 में यही जीता था। अब रॉबर्ट क्लाइव, ये जो पूरा ये जो एक टेंट दिखा रखा है, ये जो एक टेंट है, होता क्या था, हमने ना एक वर्ड पढ़ा था, प्रशस्ति। जल्दी बताओ प्रशस्ति क्या होती है? ये 6th क्लास में पढ़ा होगा, जब राजा महाराजाओं के लिए कुछ बढ़िया लिखा जाता था ना, पोइट्स के द्वारा। पोइट्स लिखते थे उनके लिए कुछ प्यार भरे नगमे, मजाक कर रहा हूँ, प्यार भरे नगमे नहीं, कुछ प्रेज़ करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए उन्हें अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखते थे। ठीक है, पोएम्स लिखते थे, तो वो होती थी प्रशस्ति। ठीक है, तो प्रशस्ति लिखते थे। वैसे ही रॉबर्ट क्लाइव का ये जो टेंट है, ये ऐसा दिखाया गया है इस पेंटिंग में कि कितना मैजेस्टिक ओकेजन है ये। मैजेस्टिक मतलब भव्य, कितना बड़ा ओकेजन है। हाँ, और था भी अंग्रेज़ों के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये था कि उनको दीवानी मिल गई थी, और ब्रिटिश की इमेजिनेशन में सबसे बड़ी बात थी कि कहीं से पैसा आता रहे। ठीक है, तो
पेंटर ने ये ऐसा कमीशन किया है जैसे रॉबर्ट क्लाइव के लिए सबसे मेमोरेबल हो ये, ठीक है, सबसे क्या हो, ये रहा मेमोरेबल। एज द दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। जो एज अ दीवान, दीवान के तौर पे कंपनी अब क्या बन गई थी, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई थी। एडमिनिस्ट्रेटर कौन, जो सारा का सारा एडमिनिस्टर संभालता है सारा रेवेन्यू। अब मेन प्रॉब्लम ये थी कि लैंड को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, ये रेवेन्यू रिसोर्सेज जो आ रहे हैं इनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक है। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। ये कुछ इस तरीके से पैसा खर्च करना था जो कंपनी के खर्चे बढ़ रहे थे ना, ग्रो कर रहे थे, ये सारा पैसा कंपनी के खर्चों में यूज़ हो जाए। तो सीधी सी बात है, अगर आपको आपके पास 100 रुपीज़ हैं, आप या तो एप्पल ख़रीद सकते हो या बनाना, आप दोनों में से दोनों ख़रीद नहीं सकते, ध्यान रखना, ये मेरी शर्त है। तो आप क्या करोगे, आपको अगर एप्पल पसंद है तो सिर्फ एप्पल ही एप्पल ख़रीद लोगे। वैसे ही अगर कंपनी को दो जगह पैसा लगाना हो, पहला इंडिया के फ़ायदे के लिए, दूसरा अपने फ़ायदे के लिए, अपनी कंपनी के फ़ायदे के लिए, तो वो सारा पैसा अपनी कंपनी के फ़ायदे में लगा देंगे, इंडिया को भूल जाएंगे ये लोग, बोलेंगे भाड़ में जाने तो हमें क्या लेना देना। A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell it what it wanted. ट्रेडिंग कंपनी थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंश्योर कर रही थी अब कि वो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे जो इन्हें चाहिए और वही सेल करेंगे जो ये चाहते हैं। मतलब आगे हम देखेंगे कि ये सस्ते में सामान रॉ मटेरियल खरीदेंगे और महंगे में फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ऐसे लूटा जाएगा अब इंडिया को। ओवर द ईयर्स कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विथ सम कॉशन। बहुत सालों तक कंपनी ने ये सीखा कि इन्हें ना बहुत आगे जो चलना पड़ेगा वो बहुत कॉशन के साथ, सतर्कता से साथ चलना पड़ेगा आगे। वो होता है ना, तुम्हारी एक गलती और तुम बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे, वही था। इसलिए कंपनी ख़त्म ना हो इसलिए बहुत धीरे धीरे ध्यान रखते हुए आगे चल रहे थे। बीइंग एन एलियन पावर, ये एलियन कौन होता है, एलियन होता है जो दूसरे ग्रहों से आते हैं, हम ढूंढ रहे हैं ना जी ना, गलत। एलियन हम फॉरेनर्स को कहते हैं जो बाहर की सॉइल से आए हैं, ठीक है, फॉरेनर को हम एलियन भी बोलते हैं। तो ये एलियन पावर थी, एक बाहर से लोग आए थे, यूरोप से आए थे, इन लोगों को पैसिफाई करना था। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना था, सेटिस्फाई करना था उन लोगों को जो कि पास्ट में रूल कर चुके हैं, कंट्री में जो रूल कर चुके हैं, ठीक है, उनको शांत भी करना था ताकि वो अटैक ना करें हम पे। तो एंड इन्जॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज मतलब इज्जत, अथॉरिटी। तो इन्होंने क्या किया, जो राजा महाराजा थे उनको थोड़ी सी अथॉरिटी भी दे दी और थोड़ा सा सम्मान भी दे दिया कि तुम खुश रहो। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। तो इन लोगों को ऐसा करना था जो क्या होता है, राजाओं के नीचे भी बहुत सारे लोग काम करते थे, ठीक है, गांव के मुखिया होते थे, बहुत सारे लोगों की चलती थी। तो इन लोगों ने ना उन सबको एलिमिनेट नहीं किया, उन पे बस इतना ही कंट्रोल लगाया कि वो उन लोगों के लिए बल्कि फ़ायदेमंद हो, कि थोड़ा बहुत उन्हें पैसे दे दें और बाकी की जनता को लूट उनको भी रहे थे पर उनको बस पता नहीं चल रहा था, उनको थोड़ा बहुत खुश कर देते थे ये लोग, थोड़ा बहुत पैसे दे के, कुछ पावर्स दे के। हाउ वॉज दिस टू बी डन, कैसे किया कंपनी ने ये सब, मतलब दिमाग तो बहुत लगाया इन्होंने, उस टाइम बहुत चालाक थे भाई वो, और हम भोले भाले से थे इसलिए तो फंस गए। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड, कि कंपनी ने कॉलोनाइज कैसे किया। कॉलोनाइज मतलब कॉलोनी बना लेना अपनी है। यूरोप में जो ब्रिटेन था उसकी एक कॉलोनी बन गई थी इंडिया। तो कैसे बनाया इन्होंने अपनी एक छोटी सी कॉलोनी इंडिया को। ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज, कैसे इन्होंने ऑर्गेनाइज करे अपने रेवेन्यू रिसोर्सेज।
रीडिफाइन करा राइट्स ऑफ पीपल, इन्होंने सारे अधिकार बदल दिए लोगों के। एंड प्रोड्यूस करा क्रॉप्स जो ये चाहते थे। आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे इंडिगो। इंडिगो से बहुत नुकसान होता था इंडिया को और इनको बहुत फ़ायदा मिलता था, फिर भी ये ज़बरदस्ती इंडिगो उगवाया करते थे किसानों से मार मार के उन्हें। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इंडिगो वाला चैप्टर तो आपको 10th 12th मतलब हमेशा पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी से माइंड में आप रखो। ठीक है, आता है रिवेन्यू फॉर द कंपनी। रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू होता है जो आपके पास टैक्स आ रहा है ना, जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो आपका रिवेन्यू है। आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो जनता से, वो आपका रिवेन्यू हो गया। ठीक है, वो आपका रिवेन्यू हो गया। कंपनी हैड बिकम द दीवान। कंपनी हमने देखा दीवान बन चुकी थी, ध्यान रखना हैड बिकम पास्ट परफेक्ट लग रहा है यहाँ पे, साथ साथ में थोड़ा बहुत इंग्लिश बता देना चाहिए ताकि याद रहे कि बन चुकी थी दीवान। बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज अ ट्रेडर। पर अभी भी अपने आप को नए मेन ट्रेडर देखते थे, एज अ व्यापारी, कि हम तो बिजनेसमैन हैं। अब ये बुक में लिखा है, मैं नहीं ऐसा मानता, क्योंकि अब जब हार ही गए हैं तो पॉलिटिकल भी एक्टिव हो गए हैं, तो ये पूरा का पूरा तरह पूरी कंट्री को रूल करने वाले ही थे, ऐसा बुक में लिखा है। पर मैं ऐसा नहीं मानता, सिर्फ ये ट्रेडर अपने आप को देख रहे थे। ठीक है, इट वांटेड अ लार्ज रिवेन्यू। अब ये बहुत बड़ा रिवेन्यू इनकम देख रहे थे इंडिया से। बट वॉज अनविलिंगली टू सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम। पर ये कोई भी एक अच्छा सिस्टम, रेगुलर सिस्टम बना नहीं पा रहे थे कि असेसमेंट कैसे की जाए। असेसमेंट मतलब चेक कैसे किया जाए कि कितनी ज़मीन से कितना पैसा आ सकता है। कितनी ज़मीन से कोई खेत है तो उस खेत में 100 किलो अनाज उगता है या 50 किलो, और 50 किलो उगता है तो 50 किलो के हिसाब से क्या रेट होंगे, 100 किलो के हिसाब से क्या रेट होंगे, ये चेक करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अलग अलग खेत हुआ करते थे। इतना बड़ा इंडिया था पहले, तो भाई आपको ये समझना पड़ेगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, कुछ पार्ट अफ़गानिस्तान का, और ये जो हमारा पूरा इंडिया है, ये पूरा अखंड भारत हुआ करता था। बहुत सालों पहले एक जानकारी दे दूँ, नेपाल वगैरह भी हमारे ही हुआ करते थे। ठीक है, इंडिया का ही पार्ट था सारा। ठीक है, सारा इंडिया का ही पार्ट था। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, सॉरी। तो इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, ये ध्यान रखना पूरा। तो इतने बड़े साम्राज्य में इतना सब कुछ करना किसी के लिए भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रिवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन। तो एफर्ट था इनका इंक्रीज करना रिवेन्यू को, और ये रिवेन्यू कैसे करते? बाय फाइन कॉटन, सबसे पहले खरीदेंगे बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन, एंड सिल्क क्लोथ चीपली, बहुत सस्ते में खरीदेंगे जितना भी पॉसिबल हो पाएगा इन्हें। 5 साल में वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी, जो ये खरीदा इन्होंने, ये बंगाल में डबल हो गई थी। 1765 से पहले कंपनी ने परचेज़ किए जो गुड्स इंडिया से, इनको इंपोर्ट करना पड़ता था गोल्ड और सिल्वर अपनी कंट्री से। अब रिवेन्यू जो कलेक्ट करते थे बंगाल से, ये उससे फाइनेंस कर पाते थे जो भी ये बंगाल से ख़रीदते थे एक्सपोर्ट के लिए। समझ नहीं आया मुझे पता है, आप तो बोलोगे नहीं, मैं ही समझा देता हूँ। मतलब ये था कि पहले ये रहा बंगाल, ठीक है, और ये हैं हमारे अंग्रेज, मतलब ब्रिटिशर्स। अब ये ब्रिटिशर्स बंगाल से कोई भी सामान खरीदेंगे, मान लो वीट खरीद लिया, वीट गेहूँ खरीदा। अब ये जो बंगाल का कोई ट्रेडर है, ये ट्रेडर बोलेगा भैया पैसे दो मुझे, तुमने वीट लिया है मुझसे। ये अपनी करेंसी, अपने नोट देंगे, तो इस ट्रेडर को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ की करेंसी यहाँ पे चलती ही नहीं है। तो ये बोलते थे भैया मुझे ना तुम्हारे नोट नहीं चाहिए, यहाँ पे तो ये चलते ही नहीं है, तुम मेरे को दे दो गोल्ड, मेरे को चाहिए गोल्ड। ऐसे हम गोल्ड, सोने की चिड़िया बने थे, सिर्फ गोल्ड लेते थे हम बदले में। तो इनको ना गोल्ड एक्सपोर्ट करना पड़ता था अपनी कंट्री से। ठीक है, और अब क्या हो गया था, अब ये हो गए, ये दीवान बन गए थे। अब ये दीवान जब बन गए थे तो अब जो इनके पास टैक्स आता था, ठीक है, वो ही ये ट्रेडर को दे देते थे। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझो। मान लो आपका भाई है एक अरुण, ठीक है,
आपका भाई है अरुण, ठीक है। अरुण जो है आपसे बड़ा है। उसने क्या किया, आपसे, आपके पास एक, मान लो लेस का पैकेट था, ठीक है, और आपके पास पैसे भी थे, कुछ पैसे भी थे आपके पास, मान लो 20 रुपये थे। तो अरुण ने क्या किया, आपको मार पीट के ये 20 रुपये बोला तुम मेरे को टैक्स दे दो, ठीक है, तुम मेरे को टैक्स दे दो। अब आप क्या करते हैं, आपने मार खाई और इसने, आपके भाई अरुण ने आपसे पैसे छीन लिए, ठीक है, एज अ टैक्स। और अब क्या किया, इसके पास आ गए 20 रुपये। इन 20 रुपये से इसने आपसे ख़रीद लिए लेज़, ठीक है। अब आपके पास 20 रुपये तो आ गए तो वापस, पर लेस तो चले गए ना। ये ऐसे ही कर रहे थे अंग्रेज़ कि बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन बहुत सस्ते में ख़रीद लेते थे, और वो पैसा भी ये लोगों से ही टैक्स लेके वसूलते थे इंडिया के। तो मतलब हर तरीके से अब इन्हें अपनी कंट्री से कुछ नहीं देना पड़ रहा था, सारा इसी कंट्री से लूट के ले जा रहे थे। ये समझ में आ गया होगा अब आपको, ठीक है। इसका मतलब यही है, नाउ रेवेन्यू जो कलेक्ट कर रहे थे बंगाल से, ये फाइनेंस कर रहे थे, जो भी ये सामान खरीद रहे थे एक्सपोर्ट के लिए, वो सारा का सारा पैसा ये टैक्स से आ जाता था। मतलब इन्हें अपनी कंट्री में सब कुछ नहीं देना पड़ता था। सून ये क्लियर हो गया था बंगाल की इकनॉमी में कि अब ये एक बहुत डीप क्राइसिस फेस करेगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगी, इकनॉमिक कोलैप्स कर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आर्टिसंस वर डेजर्टिंग विलेजेस। आर्टिसंस कौन होते हैं जल्दी बता दो, जो हाथ से मिट्टी के बर्तन वगैरह जो सब कुछ हाथ से बनाते हैं वो होते हैं। अब इन्होंने डेजर्ट करने शुरू कर दिए विलेजेस, मतलब छोड़ने शुरू कर दिए विलेजेस, सिंस दे वर बीइंग फोर्स टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस। क्योंकि इनको फोर्स करा जाता था, मारा पीटा जाता था कि तुम अपने सामान को कंपनी को लो प्राइस में बेचोगे। मतलब ये मान लो कि आपके भाई ने जो आपसे 20 रुपये लिए, और अब लेज़ है, तो वो लेज़ भी 40 रुपये वाला आपसे बोलेगा 10 रुपये में लूँगा भाई तुझसे, ठीक है, 10 रुपये में लूँगा, और आपको बेचना पड़ेगा ज़बरदस्ती, वरना वो मारेगा वो आपको। तो इसलिए आर्टिसंस जो हैं उनको गांव छोड़ के जाना पड़ रहे थे। पीजेंट्स जो हैं वो पे नहीं कर पा रहे थे अपने ड्यूज़, मतलब लोन लेते थे वो अंग्रेज़ों को देने के लिए, क्योंकि उनके पास तो थे नहीं, तो अपने ड्यूज़ भी पे नहीं कर पा रहे थे। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लो कि ये ड्यूज़ है क्या। मान लो आपका नाम है अमन, तो आपका नाम है अमन। अमन भैया एक किसान है, अमन भैया एक किसान है। अभी ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स आए और अमन से बोला, अमन तुम दे दो हमें 2000 रुपये टैक्स के। अमन बोला, माई बाप मैं तो बहुत गरीब हूँ, किसान हूँ, मेरे पास तो 200 रुपये भी नहीं है अपनी फैमिली को खिलाने के लिए। तो अंग्रेज़ों ने बोला कि अगर तुम्हें 2000 रुपये नहीं देंगे तो तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देंगे। तो अमन ने क्या किया, अब एक तीसरे इंसान से, जो कि गांव में एक मनी लेंडर है जिसके पास पैसा है, अमन इसके पास गया और इससे 2000 रुपीज़ उधार ले लिए कि भैया मैं आपको वापस लौटा दूंगा। तो 2000 रुपये ये टैक्स के अमन ने ब्रिटिशर्स को दे दिए। अब 2000 रुपये का लोन हो गया अमन पे, जो कि अभी वापस नहीं कर पाएगा पूरी ज़िंदगी, क्योंकि इतनी तो इनकम है ही नहीं। तो ऐसे है ना, ये अपने ड्यूज़ भी पे नहीं कर पाते थे। ड्यू मतलब जो अब 2000 रुपये ड्यू हैं, बकाया हैं अमन पे इस मनी लेंडर के, ठीक है। अब हर जगह से पैसा इनसे मांगने लगे। अब जो आर्टिसनल प्रोडक्शन था ये डिक्लाइन हो गया। क्यों? क्योंकि अमन जो अभी आर्टिसन था, ठीक है, ये हाथ के बर्तन बनाता था। अब ये बोलेगा भैया मेरे तो ये ज़बरदस्ती ये कम दाम में ख़रीद लेते हैं, मैं तो ये काम करूँगा ही नहीं। जब ये काम करेगा ही नहीं तो ऐसे हज़ारों लोग नहीं काम करेंगे। तो ये जो आर्टिसनल प्रोडक्शन है, जो हाथ से बनी हुई चीज़ें, ये कम हो जाएंगी, बननी ही कम हो जाएंगी। उससे होगा क्या, एग्रीकल्चर जो का कल्टीवेशन था ये भी साइन दिखाएगा कोलैप्स का। क्यों? क्योंकि अमन अभी हाथ से बर्तन बनाता है। अब ये बोलेगा मैं किसानी कर लेता हूँ, मैं वीट वगैरह बो लेता हूँ। तो छोटा छोटा खेत है, इसमें ही सब आके अपना काम करने लग जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग। तो हर कोई थोड़ी ना कमा लेगा एक एक छोटे से खेत से, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमारे पास इतनी ज़मीन नहीं है, तो फिर तो जंगल कटेंगे। ये सारा का सारा ना इंटरलिंक था।
देन 1770 में एक टेरिबल फेमाइन आया। फेमाइन मतलब सूखा, जब बारिश नहीं होती, उससे 10 लाख लोग मर गए बंगाल में। 1770 में 10 मिलियन पीपल बंगाल में मारे गए। अबाउट 1/3 पॉपुलेशन ख़त्म हो गई इस फेमाइन में, सूखे से। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है। ये आपके पास बुक तो होगी, ये आपको आपके लिए होमवर्क है। ये इमेज पढ़ो, इसके बारे में लिखा है मुर्शिदाबाद। ठीक है, इतनी भी जानकारी अगर आप खुद से नहीं ले सकते तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। वीडियो बंद करो और खा पी के सो जाओ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ से द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो तब तक के लिए देखते रहिए उत्तम मार्ग। जय हिंद।